हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद शिल्पी। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 के नागरिक शास्त्र सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 1 के चैप्टर 5 गांव के प्रशासन के बारे में। फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो एनसीईआरटी की बुक है किसी भी सब्जेक्ट की बेसिक बुक है और यह बहुत ही सरल और सहज भाषा में लिखी गई हैं। और फ्रेंड्स, इन बुक्स में हर कठिन कॉन्सेप्ट को कहानियों और कुछ ऐतिहासिक घटनाओं के जरिए समझाया गया है, जो हमारे सब्जेक्ट की समझ और नॉलेज को बेहतर करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, पढ़ना शुरू करते हैं। अध्याय 5 गांव का प्रशासन। भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं। उनकी पानी, बिजली, सड़क आदि की जरूरतों को पूरा करना कोई आसान काम नहीं है। इसके अलावा जमीन के दस्तावेजों का रख रखाव करना पड़ता है और आपसी विवादों को भी निपटाने की जरूरत पड़ती है। इन सब की व्यवस्था के लिए गांव का प्रशासनिक ढांचा होता है। इस पाठ में हम 2 ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारियों के काम के बारे में थोड़े विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि गांव में प्रशासन व्यवस्था किस तरह से होती है, जो कि गांव की जरूरतों की पूर्ति करती है और वहां पर शासन व्यवस्था को बनाए रखती है। तो फ्रेंड्स, इस अध्याय में गांव के प्रशासन को समझाने के लिए यहाँ पर 2 कहानियां दी गई हैं, जिसमें सबसे पहली कहानी है गांव में झगड़ा। आप चित्र में देख सकते हैं कि 2 किसान आपस में लड़ रहे हैं। गांव में झगड़ा। मोहन एक किसान है। उसके परिवार के पास थोड़ी सी खेतीहर जमीन है, जिस पर वह कई सालों से खेती कर रहा है। उसके खेत से लगा हुआ ही रघु का खेत है। दोनों को खेत एक छोटी सी मेड़ से अलग होते हैं। एक सुबह मोहन ने देखा कि रघु ने मेड़ को थोड़ा आगे बढ़ा लिया था। ऐसा करके उसने मोहन की कुछ जमीन अपने खेत में मिला ली और अपने खेत का आकार बढ़ा लिया। फ्रेंड्स, अगर आप गांव से होंगे तो आप इस कहानी से जरूर रिलेट कर पाएंगे कि सच में इसी तरह की लड़ाइयाँ गांव में हुआ करती हैं। आगे फ्रेंड्स दिया गया है कि मोहन को बहुत गुस्सा आया, मगर वह थोड़ा डरा हुआ भी था। रघु के परिवार के पास बहुत जमीन थी और इसके अलावा उसके ताऊ गांव के सरपंच थे। फिर भी मोहन ने हिम्मत जुटाई और रघु के घर पहुंच गया। दोनों के बीच कहासुनी हुई। रघु ने तो मानने से ही इनकार कर दिया कि उसने मेड़ को आगे बढ़ाया था। थोड़ी ही देर में झगड़ा शुरू हो गया। रघु ने अपने एक मजदूर को बुला लिया। दोनों मिलकर मोहन पर चिल्ला रहे थे। फिर उन्होंने मोहन को मारना शुरू कर दिया। हो हल्ला सुनकर पड़ोसी बाहर आ गए। उन्होंने देखा कि मोहन की पिटाई हो रही है। बीच बचाव करके उन्होंने मोहन को बचाया। मोहन को सिर पर और हाथ में बहुत चोट आई थी। एक पड़ोसी ने उसकी मरहम पट्टी की। मोहन के एक दोस्त ने, जो गांव के डाकघर में काम करता था, सुझाव दिया कि उन्हें स्थानीय पुलिस थाने जाकर रपट लिखवानी चाहिए, जबकि कुछ लोग इसके खिलाफ थे। उनको लगा था कि बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा और नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। कुछ लोगों ने कहा कि रघु के परिवार वाले तो पहले ही पुलिस थाने पहुंच चुके होंगे। काफी विचार विमर्श के बाद अंततः यह तय हुआ कि जिन पड़ोसियों की आंखों के सामने यह घटना घटी हुई थी, मोहन उनको लेकर पुलिस थाने जाएगा। आगे क्या हुआ फ्रेंड्स? पुलिस थाने का क्षेत्र। थाने के रास्ते में एक पड़ोसी ने पूछा, क्यों ना हम थोड़ा और पैसा खर्च करके शहर के बड़े थाने चलें। मोहन ने समझाया कि बात पैसे की नहीं है, हम इसी थाने में अपना मामला दर्ज करवा सकते हैं, क्योंकि हमारा गांव इसी के कार्यक्षेत्र में आता है। तो फ्रेंड्स, आपने जाना कि जो पुलिस थाना होता है उसका एक निर्धारित कार्यक्षेत्र होता है और उसी कार्यक्षेत्र के जो मामले होते हैं, जो विवाद होते हैं, उन मामलों को उस थाने में दर्ज करवाया जाता है। फ्रेंड्स, आगे बॉक्स में पुलिस थाने के कार्य क्षेत्र के बारे में दिया गया है कि हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रपट उसी थाने में लिखवा सकते हैं। यह वहां के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करे और जांच पड़ताल करे और अपने क्षेत्र के अंदर के मामलों पर कार्रवाई करे।
ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपने जाना कि हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है। फ्रेंड्स, आगे यहाँ पर पुलिस थाने में होने वाले काम के बारे में दिया गया है कि जब लोग पुलिस थाने पहुंचे तो मोहन थानेदार के पास गया और उसे पूरा मामला बताया। उसने यह भी बताया कि वह अपनी शिकायत लिखित रूप में देना चाहता है। थानेदार ने बड़ी बेरुखी से कहा कि उसके पास छोटी छोटी शिकायतों की जांच पड़ताल का समय नहीं है। मोहन ने अपने घाव भी दिखाए, लेकिन थानेदार पर कोई असर नहीं हुआ। मोहन हैरान था कि उसकी शिकायत आखिर दर्ज क्यों नहीं की जा रही थी। मोहन बाहर गया और अपने पड़ोसियों को बुलाकर अंदर ले आया। पड़ोसियों ने थानेदार को समझाया कि मोहन को उनकी आंखों के सामने पीटा गया है। अगर वे उसे न बचाते तो उसे बहुत ही गंभीर चोटें आती। उन्होंने मामला दर्ज करने पर जोर दिया। अंततः थानेदार राजी हो गया। उसने मोहन को अपनी शिकायत लेकर देने को कहा। थानेदार ने वादा किया कि अगले दिन एक हवलदार घटना की जांच पड़ताल के लिए उनके यहाँ पहुंचेगा। तो फ्रेंड्स, इस कहानी के जरिए हमने दो चीज़ों को जाना। पहली चीज़ कि पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है और लोग उसी थाने में जाकर अपनी समस्याओं की रपट दर्ज करवाते हैं। और दूसरी चीज़ हमने जानी कि पुलिस थाने में काम कैसे होता है। अब फ्रेंड्स, आगे हम जानेंगे राजस्व विभाग के काम के बारे में कि राजस्व विभाग का काम क्या होता है। राजस्व विभाग का काम, आपने पढ़ा कि मोहन और रघु में खेत की मेड़ को लेकर जबरदस्त लड़ाई हुई। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह अपना मामला शांतिपूर्वक सुलझा लेते? क्या कोई ऐसे अभिलेख यानी रिकॉर्ड होते हैं जिनसे यह पता चल जाए कि गांव में किसके पास कौन सी जमीन है? चलिए पता करते हैं यह कैसे किया जाता है। जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना किसका काम होता है। तो अब आप याद रखेंगे कि जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। आगे फ्रेंड्स, कि अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। किसको फ्रेंड्स? पटवारी को। कहीं पर इसे पटवारी, कहीं पर लेखपाल, कहीं पर कर्मचारी, कहीं ग्रामीण अधिकारी, तो कहीं कानून को कहते हैं। किसे फ्रेंड्स? पटवारी को, जो कि जमीन को नापता है और उसका रिकॉर्ड रखता है। हम यहाँ जमीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी के लिए पटवारी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रत्येक पटवारी कुछ गांव के लिए जिम्मेदार होता है। अगले पृष्ठ पर दिए गए नक्शे और उसके अनुसार बने खसरे यानी कि रजिस्टर के विवरण को देखिए। यह पटवारी द्वारा रखा गया गांव के लोगों की जमीन के रिकॉर्ड का एक हिस्सा होता है। फ्रेंड्स, पटवारी के पास एक खसरा होता है जिस पर गांव की जमीन किसके पास कितनी है और कहां पर है इसका रिकॉर्ड होता है। आमतौर पर पटवारियों के पास खेत नापने के अलग अलग तरीके होते हैं। कई जगहों पर वह एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं। इसे जरीब कहते हैं। ऊपर दी गई कहानी में पटवारी मोहन और रघु के खेतों को नापकर यह देख सकता था कि वह गांव के नक्शे से मेल खाता है कि नहीं। अगर वह नक्शे से मेल नहीं खाता तो उसको पता चल जाता कि मेड़ खिसका कर खेत की सीमा बदली गई है। पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर यह भी याद रखना है कि पटवारी जो कि जमीन को नापता है और उसका रिकॉर्ड रखता है, साथ ही वह किसानों की भूमि का कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है। फ्रेंड्स, यह काम वह अपने रिकॉर्डों के आधार पर करता है, इसलिए जरूरी है कि वह उनको समय समय पर दुरुस्त करता रहे। किसान कई बार फसल बदल देते हैं, कुछ और उगाने लगते हैं या कोई कहीं कुआं खोद लेता है। इन सब का हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है। इस विभाग के वरिष्ठ लोग इस काम का निरीक्षण करते हैं। भारत में सभी राज्य जिलों में बटे हुए हैं। जमीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। जिले
के उपखंडों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे तहसील, तालुका इत्यादि। सबसे ऊपर जिला अधिकारी होता है और उसके नीचे तहसीलदार होते हैं। उन्हें विभिन्न मामलों को निपटाना होता है। वे पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं और राजस्व इकट्ठा होता रहे। वे यह भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। वे विद्यार्थियों को जरूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र आदि भी जारी करते हैं। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि आप अपनी जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र अपने जिले के पटवारी या फिर लेखपाल से बनवाते हैं। फ्रेंड्स, आगे दिया गया है कि तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े विवाद के मामले सुने जाते हैं। फ्रेंड्स, ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दी गई हैं, इन्हें भी हम जान लेते हैं। फ्रेंड्स, ये एक रिकॉर्ड है जिसके माध्यम से इस तरह से खसरे का मैप तैयार किया जाता है। आप देख सकते हैं कि खसरे का जो मैप होता है या फिर जो खेत का नक्शा होता है जो पटवारी या लेखपाल के द्वारा तैयार किया जाता है, तो उसमें किन किन चीज़ों को दिखाया जाता है, जैसे सीमा को, चारागाह को, कच्ची सड़क, पक्की सड़क, कुआं और पेड़ पौधों, इन सब को उस नक्शे में दिखाया जाता है। और नीचे फ्रेंड्स ये भी दिया गया है कि इन नक्शों की ज़रूरत किसानों को कब कब पड़ती है, कि किसानों को अक्सर अपने खेत के नक्शे और रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए उनको कुछ शुल्क देना पड़ता है। किसानों को इसकी नकल पाने का अधिकार है, हालांकि कई बार उनको ये रिकॉर्ड आसानी से नहीं मिलते। लोगों को इसको हासिल करने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई राज्यों में ये सारे रिकॉर्ड कंप्यूटर में डालकर पंचायत के दफ्तर में रख दिए जाते हैं ताकि वे आसानी से लोगों को उपलब्ध हो सकें और नई सूचनाओं के अनुसार नियमित रूप से दुरुस्त होते रहें। तो फ्रेंड्स, अब आगे हम पढ़ेंगे एक नए कानून के बारे में, जो कि है हिंदू अधिनियम धारा 2005। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हिंदू अधिनियम धारा 2005। जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास ज़मीन है, तो आमतौर पर हमारे ध्यान में पुरुष होते हैं। महिलाओं की हैसियत खेतों के काम में एक मददगार भर की मानी जाती है। उनके बारे में जमीन के मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा जाता। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की जमीन में हिस्सा नहीं मिलता था। पिता की मृत्यु के बाद जमीन बेटों में बांट दी जाती थी। हाल ही में यह कानून बदला गया और नए कानून के मुताबिक हिंदू परिवारों में बेटों और बेटियों और उनकी मां को जमीन में बराबर हिस्सा मिलता है। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होगा। कौन सा कानून फ्रेंड्स? हिंदू अधिनियम धारा 2005, जिसके तहत हिंदू परिवार में बेटियों और उनकी माताओं को भी जमीन में बराबर का हिस्सा दिया जाएगा। आगे है फ्रेंड्स, इस कानून से बड़ी संख्या में औरतों को फायदा होगा। उदाहरण के लिए सुधा एक खेतिहर परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। वे शादीशुदा है और पास के गांव में रहती है। अपने पिता की मृत्यु के बाद सुधा अक्सर खेती के काम में मां का हाथ बटाने आती है। उसकी मां ने पटवारी से कहा कि जमीन पर अब बेटे के साथ साथ उसका और दोनों बेटियों का नाम भी रिकॉर्ड में आ जाए। सुधा की मां बड़े आत्मविश्वास के साथ छोटे बेटे और बेटी की मदद से खेती का काम संभालती है। सुधा भी इसी निश्चिंतता में जी रही है कि जरूरत पड़ने पर वह अपने हिस्से की जमीन से काम चला सकती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक कविता दी गई है, एक बिटिया की चाह। विरासत में मिला यह घर पापा को अपने पिता से, यही घर मिलेगा मेरे भैया को मेरे पिता से। पर मैं और मेरी माँ हमारा क्या, बता दिया गया है मुझे पिता के घर में हिस्से की बात औरतें नहीं किया करती। लेकिन मुझे चाहिए एक घर अपना, बिल्कुल मेरा अपना, नहीं चाहिए दहेज में रेशम और सोना। फ्रेंड्स, ये जो कविता है इसका स्रोत है रिफ्लेक्शंस ऑन माय फैमिली, अंजलि मॉन्टेरियो टिस, मुंबई। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक फोटो दी गई है और जिस पर लिखा हुआ है कि आई वांट ए प्लेस ऑफ माई ओन, नॉट
डॉरी। डॉरी का मतलब होता है फ्रेंड्स दहेज, कि मुझे दहेज नहीं चाहिए, मुझे एक प्लेस या स्थान चाहिए। फ्रेंड्स आगे हम पढ़ेंगे अन्य सार्वजनिक सेवाएं एक सर्वेक्षण। इस पाठ में हमने सरकार के कुछ प्रशासनिक कार्यों के बारे में पढ़ा, खासकर ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में। पहला उदाहरण कानून व्यवस्था बनाए रखने के बारे में था और दूसरा जमीन के अभिलेखों की व्यवस्था के बारे में। फ्रेंड्स पहले मामले में हमने पुलिस की भूमिका का परीक्षण किया और दूसरे में पटवारी की भूमिका का। इनके काम का विभाग के अन्य लोगों द्वारा निरीक्षण किया जाता है, जैसे पुलिस अधीक्षक या तहसीलदार। हमने यह भी देखा कि लोग कैसे इन सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें किस तरह की समस्याएं आती हैं। इन सेवाओं का उपयोग कानूनों के अनुसार होना चाहिए। आपने संभवतः सरकार के अन्य विभागों द्वारा दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं को देखा होगा। अपने गांव या क्षेत्र के लिए दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं की एक सूची बनाइए। दुग्ध उत्पादन समिति, राशन की दुकान, बैंक, पुलिस थाना, बीज और खाद के लिए कृषक समिति, डाक बंगला, आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, सरकारी स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल इत्यादि। तो फ्रेंड्स ये हैं अन्य सार्वजनिक सेवाएं जो कि सरकार के द्वारा हमें उपलब्ध कराई जाती हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। हमने गांव के प्रशासन के बारे में पढ़ा कि गांव में प्रशासन व्यवस्था कैसे होती है। फ्रेंड्स हमने जाना कि पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है जिसके अंतर्गत उसका नियंत्रण होता है और उस क्षेत्र के अंतर्गत होने वाले सभी मामलों को उसी पुलिस थाने में दर्ज करवाया जाता है और उसी पुलिस थाने के माध्यम से उन समस्याओं का समाधान भी किया जाता है। फ्रेंड्स हमने एक नए कानून हिंदू अधिनियम धारा 2005 के बारे में भी जाना कि हिंदू अधिनियम धारा 2005 के तहत अब हिंदू परिवारों में बेटियों और माताओं को भी जमीन में बराबर की हिस्सेदारी दी जाएगी। इसी तरह हमने गांव प्रशासन में क्या क्या चीजें होती हैं, कहाँ पर जमीन का रिकॉर्ड होता है, जमीन का रिकॉर्ड कौन रखता है, यानी कि लेखपाल रखता है, ये सब हमने जाना इस चैप्टर में। आई होप कि आपने बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर में जानी होंगी जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।